अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल कल दिया था एक, ट्वेंटी सिक्स और ये 26,500 ऐसे बना था कि ओपनिंग थे 2000, इनपुट हुए 26,000 और क्लोजिंग रह गए 1500, तो 26,500 आउटपुट हो गया। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1500 में से मटेरियल 45% और कन्वर्जन के एतबार से 72%। 6, 7, 5, 1, 2, 7, 1, 7, 5, 2, 7, 5, 8, 0। जिन्होंने भी किया है ये ठीक है, वैल्यूज सबका सब सही है। किया किस किसने है? ठीक है माशाल्लाह। बाकी पार्टी वाले होंगे हैं? पार्टी पे भी फिर भी करके हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की खास मदद रही आपके साथ है। $40,000, $90,000 और करंट पीरियड कॉस्ट 630,000, 7, 90,000, 670 और 880 और डिनोमिनेटर हो गया 27175 और 27580। कॉस्ट पर यूनिट 24.66, 31.91। ये भी सही है। कॉस्ट आसान है। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन cost of completed units, 26,500 into 24.66 plus 31.91, 14,99,105 और cost of closing work in process, मटेरियल और कन्वर्जन 675 into 24.66 और 1080, 31.91, 16646 11
ये भी चाहिए? सही करने लग गया हूं मैं। चले, जिनसे नहीं सही हुआ वो पूछ ले बेटे कहां पर क्या गलती है, मैं करा देता हूं। ठीक है, अगर अभी तक कंफ्यूजन है कोई तो कैलकुलेट किया हो आपने और किसी से कोई गलती हुई हो तो पूछ लें जो पूछना है। अच्छा ठीक है, आप 62 का हिसाब से सवाल कर लें। यहां तक ओके? अच्छा, कल जो मैंने बात की थी वो मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि ये जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस थे 2000, इन 2000 यूनिट्स पे कन्वर्जन का काम पूरा नहीं हुआ था। कितना हुआ था? इन 2000 यूनिट्स, कल वाली बात दोहरा रहा हूं लेकिन इस सवाल के डेटा से, 2000 यूनिट्स जो ओपनिंग थे इन पे पिछले महीने काम पूरा नहीं हुआ था। कितना हुआ था? कन्वर्जन की बात कर रहा हूं। 80। वो जो 80% काम हुआ था उसका खर्चा ये है, और इस महीने 20% काम और हुआ, उसका खर्चा इसके अंदर है। फिर जो फर्स्ट अटेम्प्टर हैं, यानी ओपनिंग थे 2000 और इनपुट थे 26, तो ये 2000 तो आउट हो ही गए, और ये जो 26 थे इनमें से 1500 बचे हुए हैं, ये बचे हुए हैं अभी, और बाकी 24,500 ये बन गए। ये ऐसे हुआ है 26,500, ये इस तरह से है आउट। तो ये जो 26,500 में से ये 24,500 हैं, इन पे सारा का सारा काम हो गया इस महीने में कन्वर्जन। तो वो जो सारा का सारा काम हो गया उसका खर्चा इसके अंदर है। और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 1500 यूनिट्स, इन पे कन्वर्जन का कितना काम हुआ है? 72। वो जितना भी काम हुआ है उसका खर्चा ये है। तो जब हमने इसको टोटल कर लिया, अब इस 880 के अंदर इस 2000 पे भी पूरे काम का खर्चा शामिल है, और इस 24,500 के भी पूरे काम का खर्चा शामिल है। तो चूंकि ये इन दोनों पे हुआ मुकम्मल खर्चा है, तो इसके डिनोमिनेटर में ये दोनों आने चाहिए पूरे पूरे 26,500, ये 26,500, और इसमें इस पे हुआ काम 72% का खर्चा शामिल है, तो इसके डिनोमिनेटर में ये पूरे आने चाहिए नहीं, इनका 72% आना चाहिए ये। इसी तरह इस साइड पे भी देखते हैं, ये जो 2000 ओपनिंग थे इन पे पिछले महीने कितना मटेरियल के लिहाज से काम हो चुका था? 60%। वो जो काम हो चुका था उसका खर्चा इधर है, और जो बाकी काम मजीद इस महीने हुआ उसका खर्चा इसके अंदर शामिल है। जो आए और चले भी गए उन पे काम हो गया पूरा का पूरा, उसका खर्चा इसके अंदर है। और जो क्लोजिंग है 1500, इसका खर्चा इसके अंदर है। चूंकि इन दोनों का पूरा पूरा खर्चा इसके अंदर आ रहा है, इसलिए इसके डिनोमिनेटर में ये दोनों आने चाहिए, और इसमें इसका सिर्फ 45% काम हुए का खर्चा है, तो इसके डिनोमिनेटर में पूरे 1500 की बजाय 1500 के 45% आने चाहिए। क्योंकि इसको पर यूनिट करने के लिए न्यूमरेटर में जो लिखा है, डिनोमिनेटर में वो यूनिट्स आने चाहिए जिन पे ये खर्च हुआ है। ये है जो कल सारी कहानी बताई थी। ओके, FIFO मेथड। FIFO मेथड इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाला चैप्टर, वो बचपन में, अगर ओपनिंग यूनिट्स हैं लेट से 360,000 रुपए के और मजीद खरीदे 2700, 560,000 के, और अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाला चैप्टर ट्रेडिंग बिजनेस, क्लोजिंग यूनिट्स हैं अगर 180 या 200, चले प्लस माइनस आसानी होगी। वेटेड एवरेज मेथड
तो इनकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाए, इनके ऊपर कौन सा रेट इस्तेमाल किया जाए, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ट्रेडिंग बिजनेस, फिनिश गुड्स, इन 200 के लिए कौन सा रेट यूज किया जाए? एवको मेथड है, एवरेज रेट निकालें, वही इसके ऊपर यूज कर लें। और कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालें, कितने यूनिट्स बिके, कितने यूनिट्स बिके, 2800, तो कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालें, वही वाला एवरेज रेट इस पे भी लगा लें। एक लंबा तरीका भी है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग माइनस फलाना, और एक डायरेक्ट तरीका भी था कि जो एवरेज रेट निकाला उसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करें तो क्लोजिंग स्टॉक। ये एवरेज को दोनों को सेम रेट से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एवरेज का कॉन्सेप्ट ही यही है। तो यहां भी हमने ऐसे ही किया था कि एवरेज रेट लिया और यही एवरेज रेट, वो तो मैं ट्रेडिंग बिजनेस की मिसाल दे रहा था ना, इसलिए सेल हुए। यहां पर प्रोसेस 1 से आगे कहां जा रहे हैं, प्रोसेस 2 में। तो हमने एवरेज रेट निकाला और यही एवरेज रेट इस आउटपुट पे भी लगाया और यही एवरेज रेट इस क्लोजिंग पे भी लगाया, क्योंकि वेटेड एवरेज है। फाइफो में इस सूरत में क्या करते हैं, इधर ये किस में से होता, ये इनमें से होता, यानी हम इसका पर यूनिट रेट लेते और वो इस पे लगाते हैं। और कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, 300 ये वाले और बाकी इनमें से, यानी कॉस्ट ऑफ सेल हमें 2-3 लाइनें इकट्ठे करके निकालना पड़ता। और क्लोजिंग कैसे निकालते हैं, ये इस आखिरी वाले में से। फाइफो मेथड, फाइफो। अब हमने ये जो क्लोजिंग स्टॉक निकालना होगा, ये किस में से बचा हुआ होगा, जो इस महीने काम हुआ या इसमें से भी। तो अब हमने जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे पर यूनिट कॉस्ट यूज करनी है, वो कैलकुलेट करते हुए इसको भी इस्तेमाल करें या सिर्फ 630 की बेस पे निकालें। बिल्कुल, तो फाइफो मेथड में हम ये करेंगे कि कॉस्ट पर यूनिट विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग करंट पीरियड कॉस्ट ओनली। अब कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए हम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की फिगर लेने की बजाय बस करंट पीरियड कॉस्ट लेंगे। तो डिनोमिनेटर अब भी फिर यही इतना ही रखना है या डिनोमिनेटर भी बदल जाएगा? अगर हम सिर्फ 630 लेंगे तो डिनोमिनेटर बदल जाएगा ना, तो हमें इसके लिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में भी चेंज करनी पड़ेगी, वो सवाल के साथ सिखाता हूं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन भी, ये दोनों अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी। कैसे चेंज होंगी वो मैं सवाल से सिखाता हूं। ये मैं सवाल के साथ इस सवाल को सॉल्व करते हुए सिखाता हूं कि ये कैसे चेंज होंगी। कॉस्ट पर यूनिट अब सिर्फ करंट पीरियड कॉस्ट को यूज करके निकलेगी और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन भी चेंज हो जाएंगी अकॉर्डिंगली। कैसे, वो सवाल के साथ समझाता हूं। वो अंग्रेजी लिख लें तो सवाल कराता हूं। हाँ जी, वो नोटेड। चले सवाल लिखें। होमवर्क वाला सवाल फाइफो से करते हैं। लिखें सेम होमवर्क वाला सवाल, लेकिन अब फाइफो से। ये जो सामने डिस्कस किया ना, इसी को अब मैं फाइफो से करके देता हूं। रिक्वायरमेंट वही है, होमवर्क वाला सवाल फाइफो से करते हैं अब।
सॉफ्टवेयर यूनिट में अब हम लोग ये 40 और 90 करेंगे यूज? नहीं, यानी न्यूमरेटर हो गया बस यही 630 और 790। अभी फौरन ना बोलिएगा, सोचिए जरूर सारे, पहले खामोशी से सब सोच लें कि डिनोमिनेटर यही रहना चाहिए या चेंज हो जाना चाहिए। मैंने शाखें बनी रहने दी हैं, इन शाखों पे गौर करें और ये सोचें कि डिनोमिनेटर यही रहेगा या चेंज होगा, और अगर चेंज होगा तो क्या चेंज होगा। अभी फौरन ना बोलिएगा, सोच लें पहले सारे। पहले चुप करके सोच लें सारे कि डिनोमिनेटर यही रहेगा या चेंज होगा, और चेंज होगा तो क्या होगा। ये जो सारा कॉन्सेप्ट समझाया कि खर्चे को बांटना है उन यूनिट्स पे जिन पे वो खर्चा हुआ है, इस बात को सोचिए, इन शाखों पे गौर करिए और आंसर खुद बनाने की कोशिश करें। बोलना नहीं है अभी, पहले कैलकुलेट सारे करके देखें। प्रॉपर ईपी बनाने की बजाय आप इन्हीं शाखों पे गौर करें और ये यूनिट्स कैलकुलेट करें। ईपी के फॉर्मेट को छोड़ें, ये जो लॉजिकल बात समझाइए अगर किसी को समझ आई है। अगर किसी को समझ नहीं आई थी कोई बात नहीं, मैं फॉर्मेट बना देता हूं, फॉलो कर लेना। जिनको ये बात समझ आई थी वो पहले इन्हीं शाखों पे गौर करके और ये डिनोमिनेटर निकालें, कोशिश जरूर किया करें। चले सोच लिया, इनमें से कुछ शाखें कम होंगी जिससे जो तारें जुड़ी हुई थी वो फिगर जब हटाएगी तो वो तारें भी हट जाएंगी। बस ये तारें रह जाएंगी, बाकी 2000 यूनिट पे 60% काम पहले हो गया था। अब जो इस महीने में 40 और हुआ है उसका खर्चा इधर है, तो इसके डिनोमिनेटर में 2000 का 40% आना चाहिए। इस 2000 पे 80% काम पहले हो गया था, लेकिन 20% काम इस महीने हुआ है, इस खर्चे के डिनोमिनेटर में इसका 20% आना चाहिए। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में फर्क ये पड़ेगा कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस तो ऐसे ही रहेगा, कंप्लीटेड यूनिट्स वाली लाइन को दो हिस्सों में तोड़ देंगे। अब वो तोड़ेंगे ऐसे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स ईपी के अंदर ये कौन सी परसेंटेज लिखी होती हैं, क्या इंटरप्रिटेशन है इसकी, कि ये 1500 यूनिट्स पे इस महीने में इतना इतना काम हुआ है। सेम कॉन्सेप्ट, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के जो यूनिट्स हैं कितने, 2000, इन पे इस महीने में कितना काम हुआ है, 40 और 20। कॉन्सेप्ट वही है, इन पे इस महीने में इतना काम हुआ है, इन पे इस महीने में इतना काम हुआ। क्योंकि 60 पहले हो गया था बाकी 40 अब हुआ है, 80 पहले हो गया था बाकी 20 अब हुआ है, तो दिस इनटू दिस 800 400। अब असल में ना किया यह है कि जो 26,500 लिखा था ना उसको तोड़ दिया है मैंने। अब वो जो पहले से थे उन पे इस महीने कितना काम हुआ, और 24,500 जो इसी महीने में आए और इसी महीने बन के चले गए, इनको कहते हैं स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 2000 पे जितना काम हुआ, 2000 पे जितना काम हुआ
और ये जो स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड है ये 26,500 26,500 नहीं 24,500 कैसे निकले 24,500? हाँ जी 24,500 कैसे निकले थे? इसमें से ये माइनस करके। लेकिन नहीं, आपने ऐसे नहीं करना, आपने करना है 26,500 में से ये माइनस। छब्बीस 500 में से ये माइनस करना, ये कितना 24,500 100% 24,500। आप बोले क्या बोले? अच्छा स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में क्या करेंगे फिर? वो भी एक तरीका होता है, स्टेटमेंट में क्या करेंगे? अच्छा मैं पहले वो बता दूं ना, फिर उसका अल्टरनेटिव बताना जो करेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अब हमसे दोबारा 2000 माइनस कर रहे हैं यहाँ स्टार्टिंग में आपने किया हाँ दोबारा नहीं, बस माइनस करो तो माइनस करो। हाँ ये 26,500 दो तरह के हैं, एक ये 2000 है, इसलिए मैंने ऐसे तोड़ के बताया है। 2000 शुरू में मशीन में थे, ये तो बने ही बने हैं। बाकी इन 26,500 में से वो हैं जो इसी महीने आए और इसी महीने बन गए। ये 26,500 ऐसे कैलकुलेट किया था टोटल कि साल महीने के शुरू में इतने मशीन के अंदर पड़े हुए थे, इतने मशीन के अंदर और आए 28,000। इस 28 में से 26 में से नहीं 28 में से 1500 बचे रहते हैं, तो बाकी बन गए। ये हमने बस टोटलिंग में देखा था कि 26,500 बने हैं। अब इस 26,500 को तोड़ा है कि ये 26,500 कैसे बने। 2000 ये वाले, 24,200 इनमें से 24,500, तो उसको ब्रेक किया है बस। तो ये ब्रेक करने के लिए मैंने इसमें से माइनस किया। 26,500 को दो लाइनों में तोड़ा है, इनमें से वो जो पुराने पड़े थे वो बन गए, और कितने आए जो नए इसी महीने डले और बन भी गए, तोड़ा है दो लाइनों के अंदर। क्या हो जाएगा टोटल? 25,975 25,980। तो वेटेड एवरेज मेथड में हमने कंप्लीटेड पूरे एक ही लाइन लिखी थी, फाइफो के अंदर दो लाइनों में तोड़ दिया। और ओपनिंग के यूनिट की परसेंटेज क्या लिखनी है? जितने वो पहले कंप्लीट थे, नहीं जितना इस महीने में उन पे काम हुआ है। तो कॉस्ट पर यूनिट ये बता दूं शाखे? अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा 25,975 और 25,980, और कॉस्ट पर यूनिट बन गई 24.25 30.41।
ये यहां तक करें नोट, फिर मैं ये बताता हूं स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। यहां तक पहुंचे फिर स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बताता हूं। बड़ी स्लो लिखते हैं यार। ये पर यूनिट कॉस्ट करंट पीरियड कॉस्ट को इस्तेमाल करके निकली है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे लगे खर्चों का हमने इस्तेमाल नहीं किया। हमने सिर्फ वो फिगर ली हैं जो इस महीने में इनकर हो रहा था। इस महीने वाला बिजली का बिल, इस महीने के लोगों की वेजेस, इस महीने में जो मटेरियल प्रोसेस में डला, तो हमने इस महीने में होने वाले खर्चों की बेस पे ये निकाली है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस से ही मैंने बात शुरू की थी, इसी की वजह से ये करना पड़ा ना। तो इसके लिए क्या पर यूनिट रेट यूज करें? ये 24.25 30.41 कितना बना? 16369 और 32843। फोर 9212। वो मैंने वहां एक मिसाल लिखी हुई थी, वो मिटा दी, लेकिन दोबारा बता देता हूं, अभी आपने नहीं भी लिखी तो चले जहनों में शायद हो। मैंने भी इसको रिलेट किया था इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाले चैप्टर में कि इतने यूनिट्स पहले थे, इतने और खरीदे, और अगर फाइफो मेथड हो तो क्लोजिंग स्टॉक किस में से? नए खरीदे में से। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालें? ओपनिंग वाले भी बिक गए होंगे, फिर नए वालों में से इतने बिक गए होंगे। सेम बात, ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, इन पे ये रेट क्यों लगाया जो कि करंट पीरियड कॉस्ट के हिसाब से कैलकुलेट हुआ था? क्योंकि इसी खर्चे में से ही इसके ऊपर खर्चा हुआ था, इसलिए इसकी बेस पे जो पर यूनिट कॉस्ट निकली है वही यूज की। लेकिन जो यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं वो दो तरह के हैं। 2000 वो हैं जिन पे कुछ खर्चा पिछले महीने हो चुका था, कुछ खर्चा इस महीने हुआ है, और 24500 ऐसे हैं जिन पे सारा का सारा खर्चा इसी महीने में हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस की फॉर द मंथ ऐसी प्रोग्रेस रिपोर्ट है कि जो भी आउटकम हुआ उसकी टोटल कॉस्ट बता दें क्या है। तो इस महीने आउटकम ये हुआ कि इतने यूनिट्स अभी भी इन प्रोसेस हैं और इतने यूनिट्स बन के आउट हो गए। कितने? 26,500। लेकिन वो जो 26,500 हैं उनको दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं। एक वो हैं जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस थे और अब कंप्लीट होके चले गए। इनकी टोटल कॉस्ट क्या थी? इनकी टोटल कॉस्ट में सिर्फ ये देखना चाहिए कि इस महीने उन पे कितना खर्च और हुआ, या प्लस वो भी जो पिछले महीने हो चुका था। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की टोटल कॉस्ट कह रहा हूं, मेरी बात दोबारा समझें। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ये है कि इस महीने की प्रोसेस 1 की जो प्रोग्रेस है, यानी उसका जो एंड आउटकम निकला, एंड आउटकम क्या निकला? 26,500 यूनिट्स कंप्लीट होके आउट हो गए और इतने अभी भी इन प्रोसेस हैं, और उनकी टोटल कॉस्ट बतानी है। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में उनकी टोटल कॉस्ट बतानी होती है। तो जो कंप्लीट यूनिट्स हो गए, जब प्रोसेस 1 से वो निकले तो टोटल कितनी कॉस्ट उनकी थी, जाते हुए कितना सामान साथ ले गए, ये बताना है। तो ये जो 2000 यूनिट्स कंप्लीट होके आउट हुए हैं, इनकी टोटल कॉस्ट कितनी आनी चाहिए? सिर्फ वो जितना खर्चा उनसे इस महीने हुआ, या प्लस वो भी जो पिछले महीने भी इन्हीं के ऊपर हुआ था? चले मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, नहीं समझा पा रहा। टेस्ट मैच है और डे 2 का स्कोर कार्ड आ रहा है। डे 2 का टेस्ट मैच समझते हैं? डे 2 का एक स्कोर कार्ड नजर आ रहा है और उसमें नजर आ रहा है कि इस डे 2 के अंदर, ये जो डे 2 हुआ है, इसमें बाबर आजम आउट हुआ है, और वो जो आउट हुआ है तो उसका स्कोर 78 है।
अब ये 78 वो है जो उसने सेकंड डे में किया, क्या पता डे 1 से ही वो खेल रहा था, नॉट आउट था, अब आके आउट हुआ है, तो ये सिर्फ डे 2 वाला स्कोर होगा? नहीं, डे 2 में वो आउट होके चला गया इतना स्कोर करके, कुछ इस दिन किया होगा, कुछ कल किया होगा। तो ये जो यूनिट्स आउट हुए हैं 2000, हमने बताना है कि ये जब यहां से आउट हुए हैं, जाग रहे हैं, जब यहां से आउट हुए हैं तो इनकी टोटल कॉस्ट कितनी है जब प्रोसेस 1 के अपना सामान उठा के जा रहे हैं? तो पिछले महीने भी तो इन्हीं की कॉस्ट थी, तो वो जो पिछले महीने थी इस महीने के एतबार से हो गया वो बीडी, जो के था 50, 40 और 90, 130। फिर इसके अलावा इन्हीं के ऊपर दो तरह के खर्चे मजीद हुए। इन पे मटेरियल भी और खर्च हुआ और कन्वर्जन भी और खर्च हुई। इनके लिए अब कौन सा पर यूनिट रेट इस्तेमाल करें? ये वाला, ये वाला, क्योंकि ये इसी महीने के खर्चे की बात हो रही है। तो किन यूनिट से मल्टीप्लाई करूं? 800। तो 800 के लिए ये और 400 के लिए ये 9 1 19 400 12 164। ये अब तीनों अमाउंट मिलाएंगे ना, तो ये इन 2000 यूनिट्स का आउट होते हुए टोटल स्कोर है। इतना वो डे 1 में कर चुका था, इतना डे 2 में और किया, तो इतना टोटल स्कोर करके वो आउट हो रहा है। तो कॉस्ट ऑफ अपडेटेड यूनिट्स में 2000 ये वाले थे जिनकी इतनी टोटल कॉस्ट है, और जो नए आए और गए 24, इन पे कौन सा पर यूनिट? यही वाला 133, इससे आगे 9170। तो जो टोटल 26,500 यूनिट्स आउट हुए हैं उनकी ग्रैंड टोटल कॉस्ट है ये है कॉस्ट ऑफ यूनिट्स जो कंप्लीट होके आउट हुए हैं। इन पे इतना खर्चा पहले हो चुका था, इतना इस महीने मजीद हुआ, ये तो आए ही इसी महीने, तो इन पे तो सारा खर्चा ही इसी महीने हुआ। तो वेटेड एवरेज के अंदर ये काम हम एक लाइन में कर लेते थे, अब इसको तोड़ के करना पड़ रहा। ये स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन है FIFO मेथड की। इसमें बताइए जो पूछना है, किसी को कुछ नहीं पूछना, कि दफा करो क्या पूछना है कुछ नहीं पूछना जी। यहाँ क्या करते? नहीं, यहाँ क्या करते? उसको छोड़े, ये बताएं यहाँ क्या करेंगे? ये भी एक तरीका होता है, मैं ऐसे कराता हूँ, वो भी एक तरीका। अगर आप उसमें चूंकि अच्छा जो रिजल्ट के बाद ना कुछ बच्चे चूंकि क्लास में ऐड हुए हैं, ये जो ऑनलाइन भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ये भी रिजल्ट के बाद कुछ नए ऐड हुए होंगे, और कुछ होंगे जिन्होंने पहले मुझसे ही पढ़ा हुआ था, कुछ होंगे जिन्होंने पहले कहीं और पढ़ा हुआ था। तो मेरा मशवरा ये है, बाकी आप मैं रिपीटर से बात कर रहा हूँ, अगर आपकी क्लास में कोई रिपीटर है
जो कि हैं, आई नो हैं कुछ रिपीटर, और जो रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं उनमें भी कुछ रिपीटर्स हैं, काफी सारे रिपीटर्स हैं। तो रिपीटर्स को एक मशवरा ये है कि अगर आप आ ही गए ना मुझसे पढ़ने, अगर आ ही गए हैं तो पुराना नॉलेज डिलीट करें और नया जैसे चला रहा हूं वैसे चलें, क्योंकि मुख्तलिफ टीचर्स डिफरेंट टॉपिक डिफरेंट फॉर्मेट से कराते हैं। खासतौर पे प्रोसेस कॉस्टिंग के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में समझते हैं कि आपको ये पहले ज्यादा अच्छा आता है, तो फिर वो वाला टॉपिक मेरी क्लास में ही ना पढ़ें, क्योंकि ना आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि कुछ चीजें आप पुरानी वाली चलाना चाहेंगे, कुछ चीजें नई वाली करना चाहेंगे। तो अगर तो कुछ टॉपिक्स पिक करने हैं जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत उसमें अच्छे हैं, देखें जरूरी नहीं होता कि जिसका पेपर फेल हो रहा है वो कोई दुनिया का नालायक तरीन इंसान था, पेपर में नहीं परफॉर्मेंस हो सकी होगी, हो सकता है जितने लोग पास हुए हैं सबसे ज्यादा अच्छा आता हो। तो मैं रिपीटर्स की बात कर रहा हूं, जो लोग पुराने किसी और टीचर से पढ़े हुए हैं, अपने किसी और टॉपिक को आप अगर पुराना ही चलाना चाहें तो फिर बेहतर है कि उसकी मेरी वाली क्लास ना लें, क्योंकि उससे कंफ्यूजन बढ़ेगी। और अगर पढ़ना है मुझसे तो फिर पुराना वाला नॉलेज डिलीट करें, फिर जैसे चला रहा हूं वैसे चलें। हाँ, जब मैं वो टॉपिक कंप्लीट कर लूं और उसके बाद आपको लगे कि आपने जो पहले पढ़ा था और जो मैंने पढ़ा है उसमें कहीं कंट्राडिक्शन है, वो जरूर मुझसे पूछिए, वो जरूर पूछिए। वो सवाल जो कल क्लास में किया था वो FIFO से आप करें। होमवर्क करेंगे तो फिर मैं छुट्टी थोड़ी दे दूंगा मैं, फिर आप FR1 वाली बात को आगे बढ़ाऊंगा है कुछ ये जो कल क्लास में सवाल किया था यही अब FIFO से करना है, ये होमवर्क है। अगर किसी ने जाना है तो बस पढ़ाना खत्म कर दिया मैंने, अब आगे कुछ और करते हैं। तो जिसने जाना है वो चला जाए, क्लास खत्म है। बैठना है तो बैठिए, किसी ने जाना है तो शर्माए ना, वो जाए उठ के, कोई बात नहीं। चले ठीक है, नहीं गए, बात सुने फिर जा रहे हैं, जाए जाए क्या पता कोई डिफरेंट बात करनी हो। जाओ जाओ, यकीनन इससे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम ही होगा। आप लोगों को ना अपने पेरेंट्स से कई बातों पे शिकायतें होंगी, आपको कई इख्तलाफ होंगे, और नॉर्मली जो बच्चों को इख्तलाफ होते हैं वालिदैन से, वो उन बातों पे होते हैं कि वो रोक रहे होते हैं कुछ कामों से। अच्छा, हो सकता है वो कुछ टेक्निकल काम हो, जैसे आप अगर बेहतर समझते हैं कि आपने इस दफा 3 पेपर पढ़ने हैं कि 2 पढ़ने हैं, या अगर 2 पढ़ने हैं तो FR1 के साथ कॉस्ट रखनी है, या FR1 के साथ टैक्स रखना है, या FR1 के साथ FR2 रखनी है, और आपके वालिदैन इस फील्ड से नहीं है या शायद पढ़े हुए भी नहीं है, तो फिर अगर वो आपसे सिर्फ इस बात पे आर्ग्यू कर रहे होंगे कि नहीं बस तुमने FR1 के साथ ऑडिट रखना है तो फिर आप यकीनन उनसे बेहतर जानते हैं। किसी तरह से प्यार मोहब्बत से मनाने की कोशिश करें, नहीं तो किसी बड़े से बात करवा दें, किसी टीचर से बात करवा दें, क्योंकि वो उस टेक्निकल नॉलेज में यकीनन आपकी बात तक नहीं पहुंच पा रहे, वो उनको नहीं पता ऑडिट और FR1 वाला, यकीनन नहीं पता। इसमें कोई बेद भी नहीं है वालिदैन की, नहीं पता, नहीं पता। लेकिन आपको इस पे ज्यादा इख्तलाफ नहीं होगा, आपको ज्यादा इख्तलाफ होगा आपकी कुछ आदत ऐसी होंगी कि जिसपे वो टोकते होंगे और आप उस टोकने को बुरा समझते होंगे। जैसे जैसे कोई मिसाल, वालिदैन किस बात पे टोकते हैं जो आपको बुरा लगता है, गुस्सा आता है? मोबाइल यूज करने पे, हाँ जी, और सोते रहने से, ठीक है, और है मतलब डिसिप्लिन, लेकिन उसको और मिसाल, कपड़े ढंग से सही जगह ना रखना, टाइम वेस्ट करना, और अच्छा नमाज ना पढ़ना, चलो ठीक है, और है हमारा गर्दी से, और हाँ जी लेट नाइट बाहर नहीं जाना, और कॉलेज से छुट्टियां नहीं करनी बिना वजह, है सही है, लड़ाई नहीं करनी, गालियां नहीं देनी, बिल्कुल ठीक है क्या करना, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब नशा करने से रोकना, ठीक है ठीक है, सही बात है, और है पार्टी करने से रोकते हैं अच्छा, और कुछ और मजीद गंदे कामों से भी रोकते होंगे जो आप करना चाह रहे होते होंगे, लेकिन वो रोकते होंगे उनको। वो जो आपको रोक रहे हैं, जो आपको उनसे इख्तलाफ है, शिकायत है,
तो क्या यह जरूरी है कि वो अपने बचपन में ये काम नहीं करते थे? हैं? करते होंगे, करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे। हो सकता है कुछ ना भी करते हो, और कुछ इससे भी अगले लेवल पे करते होंगे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको अपने माँ बाप की अब पर्सनैलिटी देख के लगता है ना कि ये ऐसा कर सकते हैं, तो वो शुरू में ऐसे नहीं थे। है जी? इररिलेवेंट क्वेश्चन है और नॉनसेंस क्वेश्चन है। अब आपको जो वालिदैन बात कर रहे हैं, मैं गुंडा बदमाश था बहुत, ठीक है, गुंडा, ठीक है, दुनिया का बदतरीन इंसान। कितने मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी? 7 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी, और मैं यहाँ पैक में पढ़ा रहा था। वो मुझे नहीं ढूंढ पाए हैं। पता नहीं मैं क्या बोल रहा था यार, इससे पहले क्या बोल रहा था यार। हाँ हाँ जी, तो वो परफेक्ट औलाद थे। आपके दादा दादी नाना नानी उनको नहीं कोसते होंगे? कोसते होंगे। अच्छा, वो जो दादा दादी नाना नानी थे वो परफेक्ट थे? नहीं, वो हो सकता है माँ बाप से भी आगे हों। ये आपको पता चलेगा कभी कोई नाना का कोई पुराना दोस्त मिल जाए ना, कभी उसे पूछ के देखना। तो ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने अब आके आपको टोकना शुरू कर दिया? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बस जिंदगी एंजॉय ना कर सकें। यानी आपको सोने में मजा आ रहा है, वो कहें कि नहीं, बस किसी तरह इसको मजा ना कहीं आ जाए, किसी तरह बस किसी तरह खुश ना हो ले मेरी औलाद। आप हंस रहे थे, आके ठुड्डा मार के उन्होंने उठा दिया ना, नहीं नहीं नहीं, हंसना नहीं, हंसना नहीं। को आप खाना खाने लगे थे, हाथ मार दिया, पांव मार दिया, निवाला, भूखा रखना है इसको, इसलिए टोकते हैं? नहीं। अच्छा, ये वो काम जो पहले खुद भी करते रहे हैं, लेकिन वो अब उन कामों से रोकते हैं। अच्छा, आप जब बड़े हो जाएंगे ना, आप भी अपनी औलाद को ऐसे ही रोकेंगे। जिनको लग रहा है ना कि नहीं मैं बहुत ब्रॉड माइंडेड और ये ऐसा होऊंगा, बस बड़े हो ले, अगर तब तक जिंदा हुआ तो कोई मुलाकात करके जरूर बताना कि हाँ जी हम भी ऐसे ही करते हैं। तो आप जिन कामों पे अभी अपने वालिदैन से इख्तलाफ कर रहे हैं, आप भी यही सब अपनी औलाद को नसीहतें कर रहे होंगे। अगर आपको लग रहा है ना कि आपके वालिदैन आपको स्पेस नहीं दे रहे, वो आपको समझ नहीं रहे, आपको लगता है कि आप एक गलत घर में पैदा हो गए, वो लोग आपको डिजर्व नहीं करते थे, आप वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, तो यही सूरत हाल आपकी औलाद के साथ भी होगी। वो भी ऐसा ही सोचा करेंगे आपके बारे में। आपको लगता है अब आके इंसानियत जब से बनी है, अब आके आप वो नस्ल हैं जिसने एक डिफरेंट अंदाज सोचना शुरू किया। पुरानों को पता नहीं था इंसान के क्या क्या जज्बात और क्या क्या मसाइल होते हैं। यही सूरत आपकी औलाद के साथ भी होगी, ये इंसान की फितरत है। अच्छा, वो आपको रोक इसलिए रहे हैं, अच्छा रोकना उन कामों से रोकते होंगे जिनमें आपको बजाहिर लगता है कि मजा आ रहा है, लेकिन वो आपको उन कामों से इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि वो या तो करके या दूसरों को ऑब्जर्व करके देख चुके कि इनका एंड क्या है, और क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करते हैं इसलिए वो आपको इन कामों से रोक रहे हैं। क्योंकि या तो वो खुद करके आजमा चुके हैं और वो सर्वाइवर्स हो गए, वरना बर्बाद हो सकता है हो गए होते, वो समहाउ सर्वाइव कर गए, तो उन्होंने आपको ये इस काम से रोका, या फिर उन्होंने किसी और को देखा और उसके नताइज देखे और वो इस काम से रोक रहे हैं। तो यकीनन वो आपको मजे से नहीं रोकना चाह रहे, लेकिन वो उन कामों से रोक रहे हैं जो उनके एक्सपीरियंस में है कि ठीक नहीं है। और उनको क्यों पता लग गया, आपको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही, हालांकि आप तो उनसे ज्यादा अक्लमंद हैं, इसमें कोई शक नहीं, आप ज्यादा अक्लमंद हैं। अब भैया आईक्यू टेस्ट करके देख लें, आप ज्यादा अक्लमंद होंगे, आपके पास ज्यादा एक्सपोजर है जिंदगी का, आपके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर है, आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, अकल के एतबार से हो सकता है आप अपने वालिदैन से ज्यादा अकल रखते हो सकता है। तो फिर ये आपको क्यों नहीं समझ आ रही, उनको क्यों समझ आ गई है? क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस से इसका एंड देख लिया, आप वो एंड अभी नहीं देख पा रहे, देख लेंगे आप वो एंड। तो अभी चूंकि नॉलेज नहीं है, इसलिए आप अपने वालिदैन से इख्तलाफ कर रहे हैं। आपको लगता है कि वालिदैन जो है ना वो जबरदस्ती की कैद और जबरदस्ती की पाबंदियां लगा रहे हैं। असल में आप मजा, उनको क्या पता मजा क्या होता है, वो आपके माँ बाप हैं। आप जब माँ बाप बन जाएंगे ना, आपको इस बात का एहसास होगा। मैं अपने बेटे का, अपनी बेटी का जो फेशियल एक्सप्रेशन देखता हूं ना, मुझे पता होता है कि इस चेहरे के पीछे क्या सोच चल रही है, क्योंकि मेरा भी यही फेशियल एक्सप्रेशन होता था, क्योंकि वो मेरे जिस्म का हिस्सा है। तो आपके वालिदैन को आपकी सारी भमें तेवरियां सब पता होती हैं, वो शो नहीं कर रहे होते, वरना उनको सब पता होता है। और इसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं था, यानी इसके लिए जरूरी नहीं था कि आपकी अम्मी ने कोई जमात नहीं पढ़ी, आपके अब्बू किसान है, इसके लिए जरूरी नहीं था। उन्होंने जो जिंदगी पढ़ी है ना, उस जिंदगी में उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर देखा है, और वो ह्यूमन बिहेवियर अब भी ऐसा ही है जैसे कई 100 साल पहले होता था। क्योंकि इंसान, भाई देखें, आप जिन बातों पे खुश हो रहे होते हैं, आप स्टूडेंट हैं, मैं आपसे, मैं 43 ईयर्स मेरी एज है, मैं आपसे 22 साल 21 साल बड़ा हूंगा, तो मैं 22-21 साल पहले यहीं पर इन्हीं बेंचेस पे होता था। तो जिन बातों पे क्लास में स्टूडेंट्स हंस रहे होते थे, जिन बातों पे खुश हो रहे होते थे, जिन बातों पे बुरा मान रहे होते थे, आज भी वैसे ही हो रहा है। हालांकि तब तो मोबाइल का वो दौर नहीं था, अब है, तब टेक्नोलॉजी और थी, अब टेक्नोलॉजी और है, लेकिन इंसानी फितरत वही है। तो इसलिए आपके वालिदैन जिन बातों से रोक रहे होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से या किसी और को ऑब्जर्व करके एंड देख चुके होते हैं, इसलिए वो आपको रोक रहे होते हैं। अच्छा, ये बात मैं यहीं रोकता हूं। जब इंसान को खुशी होती है या गम होता है, और जितना ज्यादा होगा, फिर वो जज्बात उसके जब कंट्रोल में नहीं रहते तो उसका रिएक्शन होगा। वो रिएक्शन के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, जैसे रिजल्ट आया और आप पास हो गए,
तो अब उसका रिएक्शन क्या क्या हो सकते हैं? खुशी, मतलब खुशी तो है, ऑब्वियसली खुशी है। वो आपने जो जो खुशी हुई आपको, जो उस वक्त मैसेज देख के जो जज्बात थे, उस पे क्या क्या पॉसिबल रिएक्शन हुए होंगे? हैं? चीख मारी होगी, बिल्कुल ठीक है, और भगड़ा डाला होगा, और हैं? कोई रोए भी होंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और अगर किसी मतलब बहन भाई माँ बाप साथ मौजूद थे तो जब भी मारी होगी, जब भी मारी होगी। और वो जो जब भी मारी होगी वो गैर इरादी तौर पे हुआ होगा। मतलब अब्बू आप इधर इधर नहीं, एंगल ठीक नहीं है आपका, ऐसे हो, ऐसे नहीं नहीं, वो स्टेप ठीक नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं हुआ होगा, जिधर जिस एंगल पे होगा, क्योंकि वो जज्बात थे जो बाहर आए। अब ये जो जज्बात है ना, ये मुख्तलिफ किस्म के होंगे, उनके रिएक्शन मुख्तलिफ आएंगे। ये इंसान के अंदर ये जज्बात हैं, जब उसके जज्बात बहुत बढ़ जाते हैं तो वो उस पर फिर रिएक्ट करता है। गालियां इंसान को शौक से, कुछ होते हैं जो शौक से दे रहे होते हैं, वरना मोस्टली गालियां इंसान क्यों दे रहा होता है? गुस्से में ना, तो ये उसके जज्बात निकले बाहर और वो गालियों की शक्ल में निकल आए। कुछ की खुशी, जब बाहर कुछ खुशी में भी गालियां दे रहे होते हैं, ऐसे कमाल वो ट्रेंड होते हैं कि खुशी में भी गालियां दे रहे होते हैं, दोस्तों को मोहब्बत में गालियां दे रहे होते हैं। तो जज्बात हैं जो बाहर निकल रहे हैं। जज्बात का कौन सा इजहार सही है, कौन सा गलत है, इसमें फर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हर इजहार सही नहीं होगा। मतलब अगर आपके अंदर ये आदत है कि आप जज्बात में आके सामने बैठे हुए चपेड़ मार देते हैं, तो आप पास हुए और आपके सामने कोई बैठा था, आपने चपेड़ मार दिया, आप उसको कहें कि जी मैंने तो जज्बात थे, मैं कंट्रोल नहीं कर सका, तो ये जस्टिफाइड रिएक्शन नहीं, क्योंकि वो रिएक्शन सही तरीका नहीं था। हाँ, बाप को मां को जप्पी डाल ली, ये एक अच्छा रिएक्शन था। या रिएक्शन में आपने गालियां देनी शुरू कर दी, ये एक बुरा रिएक्शन था। या रिएक्शन के अंदर आप फौरन सजदे में गिर पड़े, ये एक अच्छा रिएक्शन था। ये मुख्तलिफ रिएक्शन है जो इंसान के वो जान के नहीं कर रहा होता, यहां से जो उसको मैसेज मिलता है वो करता। अगर औलाद, और औलाद से मेरी मुराद छोटा बच्चा, छोटा बड़े नहीं, छोटा बच्चा जो अपने भले बुरे को नहीं समझता, उसके दुनिया में सबसे ज्यादा वेल विशर्स कौन होंगे? उसके पेरेंट्स। अगर कोई उस औलाद को नुकसान पहुंचाना चाहता है, चलो बच्चा अगवा करना चाहता है, अगर कोई बच्चा अगवा करके आगे फिर उसको मजीद कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई और बदकारी करना चाहता है, कोई हाथ पांव काट के भीख मंगवाना चाहता है, किसी को बेचना चाहता है, कुछ बच्चे इसीलिए अगवा होते हैं, ये दो तीन बातें हैं। अब वो जो बच्चा अगवा करना चाहता होगा, वो माँ बाप के सामने आके मैं जी बच्चा लेके जा रहा हूं आपका, उनके सामने आके ले जाएगा? नहीं। वो किस चीज का इंतजार करेगा या किस चीज की कोशिश करेगा? कि वो माँ बाप से अलग करने की कोशिश करेगा, और वो अलग उस तरीके से करेगा कि बेटा आओ ना जरा साइड पे, मैंने तुम्हें अगवा करना है। वो बच्चा चला जाएगा, फिर उसको कुछ ना कुछ किसी ऐसे मजे में एंगेज करेगा जिसमें बच्चा ये बात भूल जाएगा कि मेरे माँ बाप मेरे बेस्ट वेल विशर्स थे। वो उस लालच, उस मजे के पीछे चल पड़ेगा, और वो शख्स उस बच्चे को चूंकि अल्टीमेटली अगवा करना चाहता है, अगवा करके पढ़ा लिखा के बड़ा इंसान बनाना चाहता है? वो अगवा करके यकीनन कोई ऐसा काम करना चाहता है जिससे बच्चे को नुकसान ही होना है। ये नहीं कि उस बच्चे को कहीं ऐसी जगह ले जाएगा, बच्चा कहेगा जी मेरी असल जिंदगी तो ये है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे उन जालिमों से छुड़ाया। अच्छा, वो बच्चे को ये कह के अलग करेगा कि मैं तुम्हें अगवा करने के बाद ये करूंगा तुम्हारे साथ, तो बच्चा चल पड़ेगा उसके साथ। अब इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक, वो बच्चे को पहले वालिदैन की रेंज से निकालेगा, और इसलिए निकालेगा क्योंकि वालिदैन के होते हुए वो ये काम नहीं कर सकता था। और दूसरा, वो बच्चे को अपना मकसद नहीं बताएगा, धोखा दे रहा होगा, और बच्चे को धोखा किसी ऐसी चीज से दे रहा होगा जिसमें बच्चे को फितरतन मजा आ रहा होगा। शैतान ने अल्लाह ताला से क़यामत तक का टाइम मांगा है, और क़यामत तक का टाइम मांगा था उसने इंसानों को, बनी आदम को गुमराह करने के लिए। और अल्लाह ताला ने बनी इंसान को बनाया, सबको, सबका क्रिएटर अल्लाह ताला है, लेकिन इंसान है जिसके लिए बाकी सब बनाया गया, इंसान के लिए बाकी सब बना है। तो उस इंसान को अल्लाह ताला बेस्ट, उस इंसान को अल्लाह वही गाइड करेंगे जो इंसान के लिए बेस्ट है। और उसके लिए वो कैसे गाइड करेंगे? यकीनन कोई ना कोई सिस्टम होगा। शैतान चूंकि चाहता है कि वो इंसान के साथ बुरा करे, बल्कि वो अगवा करने वाला मैक्सिमम बच्चे के साथ क्या कर लेता? मैक्सिमम कुबतकारी कर देता, या फिर किसी को बेच देता। अच्छा, जिसको बेचता वो क्या कर लेता? वो आगे बेच देता। वो फिर वो बेचते रहते हैं, स्टॉक मार्केट चलती, वो आगे क्या होता है? अंदर से पार्ट्स निकाल के बेचते, या काट पीट के भीख मंगवाते। बच्चे को यानी कि तकलीफ पहुंचती ना, कितनी देर तक तकलीफ पहुंचती? शायद सारी जिंदगी, शायद मार देता तो कुछ घंटे, कुछ मिनट के लिए, बस। शैतान जो नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, उसकी तकलीफ हमेशा के लिए रहनी है, हमेशा, हमेशा के लिए रहनी है। या तो वो हमेशा की दौदख होनी है,
बल्कि या तो क्या वो हमेशा की दौलत है जहां तक शैतान लेके जाना चाह रहा है। तो चूंकि वो शैतान इंसान को ये तो नहीं कह रहा कि अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम शैतान है, नाइस टू मीट यू, और मैं ना आपको एक्चुअली दौलत तक ले जाने के लिए आया हूं, तो वो गाड़ी है, आए प्लीज, तो वो ये तो नहीं कह रहा होगा। तो वो दो काम करेगा, बच्चे का माँ बाप से कनेक्शन तोड़वाएगा पहले। अच्छा, माँ बाप से कनेक्शन तोड़वाने का ना ये भी तरीका हो सकता है कि बच्चे को कोई लीची की लालच दे दे, और अगर वो बच्चा पहले ही रो रहा था, तो पहले ही शिकायती अंदाज में बैठा हुआ था, तो क्या और क्या हाल हो सकता है? उसको और वर्गलाएगा, देखा तुम्हारे अबू ने ऐसे किया ना, हाँ ये ऐसे ही करते हैं। उसको इमोशनली हिट करेगा कि तुम्हारे साथ देखो ऐसे ही तो करते हैं। वो कहेगा हाँ ये देखा ना, ये असल में ये था ना, इसका मजा था ना, छीन लिया ना बाप ने, ये था मसला सारा बाप का। तो शैतान हमें या तो किसी ऐसे मजे के पीछे लगाएगा और जिससे हमें वो आस्ता आस्ता अल्लाह से हटाएगा, क्योंकि अल्लाह से हटाएगा तो अपने मकसद में कामयाब होगा, या फिर वो अल्लाह ताला से किसी इंसान के दिल के अंदर कोई नाराजगी आई हुई थी, कोई शिकायत आई हुई थी, उसको वो और वर्गलाएगा, और वो जिस तरफ भी लेके जा रहा होगा वो एंड दौलत की तरफ ही जाता होगा। अब या तो वो शिकायती अंदाज में वर्गलाएगा या कोई मजे की चीज दिखाएगा। अब इंसान के लिए, अब मेरे बस फाइनल बात कर रहा हूं, बहुत देर हो गई, तो हमारे लिए, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमा दिया कि शैतान खुला दुश्मन है, खुला दुश्मन है। ऐसा नहीं है कि ये हजारों साल पहले की बात थी तो अब शैतान मैच्योर हो गया होगा, बड़ा हुआ होगा, उसने भी बच्चे पाले होंगे, उसने सोचा होगा यार मैं किन हरकतों में पड़ा हुआ था, फिर वो आया होगा इंसान, यार सॉरी है, नो बैड फीलिंग्स है, बस चलो आज से हम दोनों दोस्त भाई बन जाते हैं। ऐसा नहीं होगा। शैतान बहुत डिटरमिन्ड है। आप इंसान तो इधर उधर हो जाता है ना, वो इधर उधर नहीं होता है, वो बहुत कमिटेड है, वो अपने मकसद से नहीं हटेगा। तो शैतान का मकसद ही चूंकि एक ही है, तो अब उसमें हमारे लिए, मुझ समेत हमारे लिए मैसेज ये है कि अगर हमारे दिल में कहीं पर भी अल्लाह से रिलेटेड कोई शिकायतें आ रही हैं, यकीनन शैतान उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है और वो मजीद इस बात को बढ़ा रहा है। तो इसके लिए फौरन से पहले किसी ऐसे से मिल के जो अल्लाह से करीब करने वाला हो, उन शिकायतों को सवाल पूछें कि क्या ऐसा है, तो वाकई ऐसा है, उनसे काउंसलिंग लें। दूसरा, चूंकि शैतान ने मजों की तरफ लेके जाना है, मजों की तरफ, और आप जानते हैं कि मुझे यकीन है पहला ही जवाब क्या आएगा। बॉयज से पूछ रहा हूं, जन्नत में क्या मिलेगा भाई? जज्बात निकले ना अंदर से। अच्छा, बड़े बड़े गुनाहे कबीरा में से कोई लिस्ट? शिर्क और जिना। जिना तो इंसान की फितरत के अंदर अल्लाह ने ये जज्बात रखे हैं, और चूंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जज्बात हैं, तो शैतान जो है ना, वो बच्चे को चॉकलेट दिखा के कन्विंस करेगा। ये नहीं कहेगा आओ मैं तुम्हें प्रोसेस कॉस्टिंग सिखाता हूं, ये नहीं कहेगा। या वो बच्चे को कोई ऐसा मजा नहीं बता रहा होगा जिसके लिए बच्चा ज्यादा मोटिवेटेड नहीं है। वो बच्चे की दुखती रख पकड़ेगा, वो बच्चे को उसी चीज की तरफ उलझाएगा जो बच्चे के अंदर कंट्रोल से बाहर है। तो ये जो इंसान के अंदर मजे की ख्वाहिश आते हैं ना, इनको शैतान करता है एक्सप्लॉइट। तो इसलिए दूसरा मैसेज आपके लिए ये है कि जिस भी चीजों का हमें मजा, जिन चीजों में हमें मजा आ रहा है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होगा जानना कि क्या ये वाकई सही तरीके का मजा है, या कहीं शैतान तो हमें मिसलीड नहीं कर रहा, कहीं शैतान तो हमें ये बात नहीं बता रहा ग्रो अप मैन, ये क्या लड़के लड़कियां क्या सब एक जैसे होते हैं? कुछ नहीं होता, वो सब एक जैसे हैं भाई, अल्लाह ने इंसान सब बराबर बनाए। कहीं शैतान तो नहीं वर्गला रहा, कहीं शैतान तो नहीं वर्गला रहा कि हम दोस्त हैं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, कहीं शैतान तो नहीं वर्गला रहा। कहीं हम इकट्ठे बैठ के बातें करते हैं, बड़ा मजा आता है, हम इकट्ठे पढ़ते हैं, कहीं शैतान तो नहीं वर्गला रहा। कहीं पर शैतान तो नहीं बात कर रहा, मैसेज ही किया कुछ नहीं होता, और मैसेज ही तो है कुछ नहीं होता, बस व्हाट्सएप पे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, बस फोन पे बात है ना भाई, इससे ज्यादा नहीं होगा कुछ, फोन पे बात तो शुरू करो, कुछ नहीं होता, पब्लिक प्लेस पे मिल लो, कुछ नहीं होता, कोई मसला नहीं। अब इससे आगे फिर मैं आगे नहीं जाता भी आपके लिए। तो आपको जिन चीजों में खुशी मजा महसूस हो रहा है, जरूर सोचिएगा कि क्या वो सही तरीका है, कहीं शैतान के धोखे में तो नहीं बच्चे की तरह हम लोग पकड़े गए, क्योंकि शैतान के धोखे में अगर पकड़े गए तो दैट विल लीड टू वहां जहां शैतान ले जाना चाह रहा है। अल्लाह हाफिज। आराम से